घुसपैठ को लेकर सरकार लगातार किस तरीके से काम कर रही है, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई जारी, तो ये लगातार काम एक तरीके से जारी है। और हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान भी मौजूद हैं, वाईसी मोदी हैं जो कि पूर्व डीजी एनआईए रहे। इसके अलावा मेरे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला भी मौजूद हैं। वाईबी शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईसी मोदी जी, और इसके अलावा मुकेश आपका भी। और मुकेश, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि दिल्ली में आप लगातार कवर कर रहे थे, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। एक चुनौती बनी हुई है अवैध घुसपैठियों को लेकर। आज की घटना के अलावा अगर वैसे देखा जाए बृहद तौर पर भी, किस प्रकार से ये पूरी ड्राइव चल रही है और कैसे दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? मुकेश। बिल्कुल आरिंदर, ये पिछले साल जब ये ड्राइव शुरू हुई थी, एलजी ने जब कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को बोला था कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ आप आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाएं, उसके बाद आप देखिए कई हज़ार वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई। उसके बाद ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और आज का जो आंकड़ा है 242 का, यानी इस जनवरी से लेकर के और जून अभी शुरू हुआ है और 242 उन्होंने डिटेन किया और डिपोर्ट कर दिए। उसके साथ साथ कई और जिलों से, साउथ डिस्ट्रिक्ट से आप देखिए 138 बांग्लादेशियों को डिटेन किया, डिपोर्ट किया गया। तो ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, कहाँ इनको, कौन इनके किंगपिन है जो यहाँ लेकर के आते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करी जा रही है। ना केवल इनको डिपोर्ट किया जा रहा है बल्कि इनके जो सूत्रधार हैं, इनको जो ले करके आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके से, वेस्ट बंगाल के इलाके से, उन पर भी पुलिस नकेल कर रही है। पुलिस की डिफरेंट यूनिट जो है इन इलाकों में ऑलरेडी पहुंची हुई है और वेरिफिकेशन कर रही है। और आप देखिए कल जो एक 66 लोग नॉर्थ वेस्ट में पकड़े गए थे जिस जिले में, उन्होंने बताया डीसीपी ने कि ये ऑलरेडी जो थे ये सारे के सारे वर्कर पहले हरियाणा के इलाकों में, नूह मेवात में काम कर रहे थे और वहाँ मैशन का काम, लेबर का काम फैक्ट्री में करते थे। उसके बाद इनको दिल्ली लाया गया। ऐसे इनको अलग अलग इलाकों में ला करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बिताने के बाद इनकी फिर से जो पोजीशन चेंज कर दी जाती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने पैर पसारे हुए हैं, जगह जगह इनके लोग मौजूद हैं। एक सिंडिकेट है जिसका पूरा का पूरा भांडाफोड़ हो रहा है। और देखिए गुजरात से लेकर के आप तमाम जिलों में देखिए, कितने राज्यों में देखिए कैसे आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि कौन इनको लेकर के आ रहा है। और कई सरकारों ने या उनके नुमाइंदों ने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई कि भाई इनको वापस ना भेजा जाए। कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई है, लेकिन सरकार इस मोड में है कि किसी भी अवैध घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा। इनके साथ साथ दूसरे फॉरेनर्स को भी आइडेंटिफाई करके भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, आप जो बात कर रहे हैं लगातार ये कोशिश चल रही है। आप बन रही है हमारे साथ में, वाईसी मोदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इस अवैध घुसपैठ की समस्या, ये कितनी बड़ी समस्या है और ये क्यों समस्या है हमारे लिए, खासतौर से आंतरिक सुरक्षा को लेकर, जिसमें हम बांग्लादेशी घुसपैठ भी कहते हैं, इसके अलावा रोहिंग्या घुसपैठ की लिहाज से अगर बात की जाए तो वो उस घुसपैठ को भी अगर गिना जाए तो? मैं इस समस्या की हिस्ट्री में जाना चाहूंगा जी। मैं आसाम काडर से आता हूं। 1986 जनवरी में जब हम लोगों ने असम ज्वाइन किया तो 1985 में असम गण परिषद की सरकार असम में बनी थी, इस नारे पर कि अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जाएगा। और जो कट ऑफ डेट अब जो सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, उसी डेट के हिसाब से जो उसके बाद के आने वाले लोग थे उनको सबको भारत से बाहर निकालकर बांग्लादेश भेजने की बात थी। लेकिन समस्या इसमें सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट और आम जनता को इस समस्या के बारे में समझना है। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको ये लगता है कि इनके आने से उन्हें पॉलिटिकल लाभ होगा। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग ये आते हैं, ये सस्ते लेबर के रूप में काम करते हैं और हम सब लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इन लोगों के पास एक स्टैंडर्ड बहाना रहता है कि हम लोग तो बंगाल से हैं और उसका ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले दिनों जब से भारत सरकार ने डिफरेंट स्टेट्स को कहा है इस समस्या पर निश्चित रूप से ध्यान देना शुरू हुआ है जी। और उस समय 1980s में ये लोग सिर्फ असम या बंगाल तक सीमित थे। उसके बाद ये धीरे धीरे सारे देश में फैल गए हैं और जिस तरह का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, मुझे ध्यान है कि लेट 90s में हम लोग ये मानते थे कि इस देश में 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी अवैध नागरिक रह रहे हैं जी। और दिल्ली के बारे में ये माना जाता था कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग हैं। मैं आपको इतनी इंस्टांसेस बता सकता हूँ। मेरा सीजीओ में ऑफिस था, जब मैं गाड़ी चला के वापस घर में जाता था तो सीजीओ की फ्लाईओवर के नीचे छोटे छोटे बच्चे बैगिंग करते हुए वो आपके पास आते थे और मैं उनसे बंगला में पूछता था कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी बाड़ी को था है, तो बांग्लादेश बोलते थे। मतलब ये इतना ओपन था। और अब आप
चीज देखिए। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सबको पता है, समस्या सबको पता है, लेकिन समाधान के लिए काम होना था, इसको लेकर बड़ा दिक्कतें रही हमारे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। हर्ष जी, आपको बहुत स्वागत है। सवाल यही हर्षवर्धन जी कि समस्या अभी की सरकार को भी पता है और पहले की सरकारों को भी पता था। अभी जो काम हो रहा है, तेजी से जो काम हो रहा है, पहले नहीं किया गया, क्या यही बड़ी एक जो शिथिलता है आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा गंभीर खतरा बन गया? हर्षवर्धन जी, ये जो भारत में घुसपैठ का मसला है, और देखिए हमारी ऐतिहासिक समस्या है, हमारा अपना हिस्सा कटकर पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, हमारी सीमाएं तय नहीं हो पाई, सीमाएं जहां तय भी हुई वहां अभी कुछ वर्षों पूर्व के पहले तक कोई सीमा पर बाड़ लगाने का, फेंसिंग का काम ही नहीं किया गया। और मुझे तो आश्चर्य ये तक हुआ कि जहां हम प्रतिदिन गोलीबारी की स्थिति होती थी, अभी जिस पुंछ की हम लोग घटनाएं हमने सुनी, हमारे अपने नागरिक जहां जान गंवा बैठे, वहां बंकर तक नहीं थे उस तरह से। तो एक तरह से कहें तो सीमा पर और सीमा के भीतर सुरक्षा का कोई ऐसा एक तंत्र तैयार करना वो हमारे सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। खुद उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि बहुत बड़ी समस्या है, असम के रास्ते घुसपैठ हो रही है। 2005 में ममता बनर्जी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर एकदम से कागज फेंकती हैं और कहती हैं कि अवैध घुसपैठिए किस तरह से आते हैं। ये मैं संदर्भ इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों को पता नहीं था, पता तो सभी को था। क्या है जी कि आज जब ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों और उसमें जो रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल हुए, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको निकालने का काम करती है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में यही राजनीतिक दल, यही नेता लोग प्रदर्शन करते हैं। अब देश भर में अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ लोग लिखते हैं तो एक संख्या निकल कर आती है, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर देश के हर शहर में इस तरह से अवैध घुसपैठिए हैं तो हमारी आंतरिक सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है। हमारे अपने देश से कितने लोग देश विरोधी हरकतें लगातार कर रहे होंगे जिन पर कोई नजर नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार को भी जो बार बार कहा जा रहा था कि आपको एनआरसी लाना है, उस तरफ आगे बढ़ना ही होगा। देश में अगर कोई घुसपैठिया रहेगा तो देश के लिए दुश्मन बढ़ाएगा, दुश्मनों की मदद करता हुआ आसानी से दिखेगा। बिल्कुल, और ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, आप जिक्र कर रहे थे सिंडिकेट का, कैसे ये सिंडिकेट काम करता है और कैसे नकली फर्जी दस्तावेज बनाकर तुरंत हुबहू पकड़ाने का काम भी होता है, क्योंकि लोग कागज लिए खड़े दिखाई तुरंत पड़ जाते हैं। वो कैसे काम होता है, जरा संक्षेप में बताइए मुकेश। बिल्कुल आरेंद्र, हमने कई जगह रिपोर्टिंग करी ग्राउंड जीरो पर, हमने सामने देखा उनके फेक जो दस्तावेज थे, आधार कार्ड वगैरह, वो साफ दिल्ली पुलिस ने पकड़े। उनके पास मशीन है, उन्होंने इसकी जांच कराई और हैंड टू हैंड उन्होंने कई ऐसे अरेस्टिंग करके दिखाई। कल ही के एपिसोड में देख ले, दिल्ली पुलिस को देख करके वो सुल्तानपुरी के रास्ते ट्रेन पकड़ के भागने की फिराक में थे, इसके बाद उनको पकड़ा। तो ये ऐसे आकर के यहाँ पे बसते हैं और अलग अलग इलाकों में ये वो वारदातों को अंजाम देते हैं। चोरी, डकैती, मर्डर्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें मिलती है। और बाद में जैसा हमारे वरिष्ठ लोगों ने बोला कि ये फेंसिंग ना होने की वजह से अपने वतन वापस भाग जाते हैं, फिर वो क्राइम कंडक्ट करने के लिए वापस इस सरजमी पर आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और इनके जो किंगपिन है उनकी भी गिरफ्तारी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। बिल्कुल वाईसी मोदी जी, क्योंकि एक सिंडिकेट के तरीके से काम करते हैं और एक संगठित अपराध का पूरा एक खाका बन जाता है। और शायद जब हम कभी क्राइम के डेटा देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में इनकी संलिप्तता दिखाई पड़ती है। ये तो अपने आप में पूरा, अगर पैन इंडिया बात की जाए, सभी राज्यों के लिए एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। नहीं, इसमें कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है कि ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। हम सारा दिन बात करते हैं कि स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, ये इस तरह के लोग बड़े आराम से अवेलेबल हैं, डे टू डे भी क्राइम में ये लोग शामिल हैं। और हमारा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर समझना होगा। फेंसिंग के बावजूद भी वहां इतनी नदियां हैं, इतने नाले हैं कि ये लोग बड़े आराम से वहां से क्रॉसिंग होती है। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि पिछले दिनों सिलीगुड़ी के पास दिनहाटा रेलवे स्टेशन पर एक ग्रुप को पकड़ा गया जो वापिस जा रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग बड़े अपने आराम से, मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। इनको बहुत बड़ी सिंडिकेट की इस काम के लिए जरूरत ही नहीं है। सिंडिकेट का इस्तेमाल तो इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है। और ये लोग इतने आराम से आ जा रहे हैं और हमारी देश की सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी क्या कमिटमेंट है। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस मामले में सीरियस दिखाई देती है, कमिटेड दिखाई देती है। तो मैं यूं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें शर्तिया सुधार होगा।
लेकिन ये 10 दिन के ड्राइव चलाने से कुछ नहीं होगा। जी। इनफैक्ट ये एक हमारा पुलिस का एक रेगुलर एजेंडा होना चाहिए, बाकी सब अथॉरिटीज का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। यह अकेले पुलिस की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की समस्या है। और मैं यूं समझता हूं कि जिस तरह से डेली क्राइम पर कंट्रोल के लिए पुलिस प्रयासरत रहती है, इस मामले में भी उनको एजेंडा बनाकर, एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाकर रेगुलर तरीके से इन लोगों के खिलाफ काम करना होगा, तभी हम इस समस्या पर कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि दशकों से इस प्रकार की समस्या को पाला गया, पोसा गया, पोषित किया गया, उसको संरक्षण दिया गया, शायद इसलिए भी ये ज्यादा तेजी से बढ़ी है और इसके लिए रोकने में भी अब लंबा एक समय तो लगेगा ही। भले ही आपने आज तेजी से काम शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल करने में तो वक्त लगेगा ना। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं इसको दो हिस्सों में देखता हूं। ऐसा नहीं कि पहले की हर सरकार वो जानबूझकर अवैध घुसपैठियों को बुला रही थी, उनको लगता था कि ठीक है ये छोटी समस्या है। बाद में एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया जिसको लगा कि ये हमारा मतदाता समूह बन रहा है। तो दो तरह से इसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत की हर सरकार, जो पहली सरकार से लेकर अभी तक थी, नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले हर कोई चाहता था कि आए। खुद इंदिरा गांधी के आप उस वक्त के भाषण सुनिए, वो बहुत चिंता में रहती थी, असम को लेकर बहुत चिंता में रहती थी। वहां जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, असमिया बनाम बाहरी, उसको लेकर उनके कंसर्न दिखते थे। सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने सो कॉल्ड मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चलते आंख मूंद दिया? ये क्या वजह होती है कि दुनिया के किसी हिस्से में कुछ होता है और अचानक हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं, उनके खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं? ये क्या वजह होती है कि जो अवैध झुग्गी बस्तियां हैं, जब उनके लिंक निकाले जाते हैं उनका पता नहीं निकलता है? अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जहां नोएडा में मैं रहता हूं, यहीं पास में एक सोसाइटी में एक काम वाली से झगड़ा हुआ और पता चला कि वहां पूरी की पूरी अवैध बांग्लादेशी बस्ती थी। इस तरह ढेर सारे मामले आते हैं और उनको कवर फायर देने के लिए जो ज्यादा बड़ी मुश्किल है, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समूह है जो मानवता की बातें करने लगेगा, उसको दूसरी बातें करने लगेगा, और एक छोटी सी गड़बड़ हो जाए तो वो सवाल खड़ा करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा क्यों पहुंचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार का इंटेंट दिखता है, उनकी नीयत दिखती है, वो काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाज के तौर पर और राजनीतिक वर्ग के तौर पर एक सामूहिक एकता दिखनी चाहिए, वो अभी भी कम दिखती है। और यही वजह है कि समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। जी, वाईसी मोदी जी, आपको लगता है कि क्या ये एक लोकल लेवल के जो नेता होते हैं उनके द्वारा मिला एक छोटा सा संरक्षण होता है, या फिर ये ऊपर तक जाता है? क्योंकि आपने एनआईए में भी सर्व किया, तमाम अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी में सर्व किया, आपको इसका बेहतर अनुभव होगा। इंटेलिजेंस के आधार पर क्या ये एक लोकल स्तर तक है, या ये संगठित तौर से ऊपर तक जाता हुआ दिखाई पड़ता जो लोग इसको संरक्षण देते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऊपर के लेवल से कुछ संरक्षण मिलता है, लेकिन जिस तरह की बातें कही जाती हैं, जिस तरह की उनके सपोर्ट में बोला जाता है, वो ऑटोमेटिकली एक उनके लिए संरक्षण का रूप ले लेता है। मैं नहीं मानता कि कोई नेशनल लेवल के लीडर्स किसी इंडिविजुअल को या किसी सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आवाज किस तरह की उठती है। जैसे हर्षवर्धन जी जैसे नेशनलिस्ट पत्रकार जो सदा देश के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से वो लोग आवाज उठाते हैं कि क्या हमारे बाकी दूसरे साथी पत्रकार उस तरह की बात कर रहे हैं, समाज के दूसरे लोग क्या उस तरह की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग जो है वो कुछ पर्टिकुलर पार्टीज हैं वो इस बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहती, कुछ पार्टीज के नेता बिल्कुल ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे मामलों की वजह से इस में पुलिस के लिए कठिनाई रहती है। और मैं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा सीरियस मैसेज जाना चाहिए कि किसी को भी घुसपैठियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके लिए इंडिया में आना एक अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, वो जेल में जा सकता है, उसका डिपोर्टेशन हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस पे हमें कुछ इस समस्या से निदान मिल सकता है। जी मुकेश, क्योंकि दिल्ली से बड़ी संख्या में, या कहा जाए अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग अवैध जो घुसपैठिए थे उनको पकड़ा गया, डिपोर्ट किया गया है, और ये प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के माध्यम से आप लगातार कवरेज करते हैं, आगे किस प्रकार से इस ड्राइव को और ज्यादा तेज किया जाना है, लोगों को डिपोर्ट किया जाना है आइडेंटिफाई करने के बाद में?
बिल्कुल ये आंकड़े आने वाले दिनों में और तेजी से सामने निकल करके आएंगे। आप देखिए आज के 242, 2 दिन पहले 6 तारीख को 66, तो लगातार जिले वाइज ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। और पुलिस की हर टीम, मैंने पहले बोला, अपने इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के इनके जगहों पर, इनके ठिकानों पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है और वेरिफिकेशन जारी है। और जिस तरह से आज सुबह 92 लोगों को डिपोर्ट किया गया हिंडन एयरबेस से, तो यानी इनको पहले डिपोर्टेशन सेंटर ले जाया जाता है, वहां से इनका सुनिश्चित करके इनको वापस भेजा जाता है। और कई लोगों ने दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश करी और वो दोबारा भी पकड़े गए। तो अब की बार ऐसा ना हो कि ये वापस हिंदुस्तान की सरजमी पर आ जाएं, इसलिए इनके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इनको पुख्ता तरीके से इनके वतन वापस भेजा जा रहा है कि अब इसमें कोई शक और शुबा ना हो कि ये वापस आकर के यहाँ पर किसी तरह की गलत गतिविधियों में शामिल हो। जी हर्षवर्धन जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि बंगाल और असम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह संख्या इतनी बढ़ गई है कि बहुत बड़ा एक वोटर वर्ग तैयार खड़ा हो गया और वो सरकार, या कहा जाए सरकार के होने वाले या नए जो नुमाइंदे होते हैं उनको चुनने में अहम भूमिका निभाने लगा है। तो वो तो एक और ज्यादा गंभीर स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए असली मुश्किल वही है जहां पर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर ये वर्ग बड़ा हो गया जी। और जाहिर है पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए मैंने ममता बनर्जी का उदाहरण दिया कि एक समय में इस समस्या को समस्या की तरह देखती थी, आज वो उस समस्या के साथ खड़ी हो गई। असम में संयोगवश इसको कहें, पॉलिटिकल लीडरशिप कहें, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चेंज हुआ उसको कहें, नहीं तो वहां भी वो समस्या बड़ी थी। अब हेमंत विश्व शर्मा ताकत के साथ उनको बाहर निकालते हैं, जो असम का उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय भी उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन वही काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करते हैं तो उससे भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा वो तय होती है। और जब आप उसको किसी खास चश्मे से देखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में जो भी मुसलमान रह रहा है उसका उतना ही अधिकार जिसका दूसरे का है, लेकिन आप ये अवैध घुसपैठियों के साथ उनको जोड़कर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको क्लब करके उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमानों को तय करना चाहिए कि बाहरी घुसपैठिया भारत में ना आने पाए, उसकी पहचान कैसे हो और वो पॉलिटिकल पार्टीज की इस राजनीति का शिकार नहीं। बिल्कुल, वैसे ही हमारी देश की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, उसके बाद ऐसे लोगों का बोझ राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों पर, वो तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।